हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप सभी लोग देख रहे थे बायोलॉजी का क्लास, ठीक है, जिसमें से आपको बता रहे थे कहाँ तक बताए थे, ठीक है। यहाँ तक आपको बता दिए थे कि मूत्र की संरचना एवं प्राकृतिक का वर्णन करें, ठीक है। तो यहाँ तक हमको पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसके आगे को हम देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, पहली बार जुड़ रहे हैं तो। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, अपोहन या डायलिसिस क्या है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में टॉपिक को बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अपोहन या डायलिसिस क्या है, तो देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित पदार्थों के छोटे छोटे अणु छान लिए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छान पाते, अपवन या डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। समझ गए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त में उपस्थित पदार्थ के छोटे अणु छान लिए जाते हैं, परंतु प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं छान पाते हैं, अपवन या डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। अपवन या डायलिसिस पे काम क्या होता है, देखिएगा। तो इसका मतलब होता है कि यदि शरीर का एक वृक्क खराब हो जाए, ठीक है, यदि शरीर का एक वृक्क खराब हो जाए तो दूसरे वृक्क से काम चलता है, परंतु अगर शरीर के दोनों वृक्क खराब हो जाए, दोनों वृक्क का मतलब किडनी, ठीक है, दोनों खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि को रोकने के लिए रोगी का डायलिसिस क्रिया की जाती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अपोहन या डायलिसिस के सिद्धांतों का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है, ठीक है। किसी एक धमनी से रोग को अस्टोफोन की नली में लाया जाता है। यह नली रुधिर प्लाज्मा के संगठन के आधार पर तैयार किया गया है, ठीक है। नमक के घोल में डूबी रहती है। जब रक्त इस नली से गुजरता है तब अपशिष्ट पदार्थों के छोटे अणु नली से छान लिए जाते हैं, ठीक है, छान कर घोल में आ जाते हैं। इस प्रकार बार बार डायलिसिस करके रोगी के रक्त को साफ कर दिया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग द्वारा कृत्रिम वृक्क बनाकर उसे रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए किस किस पादप किस विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, तो आंसर होएगा आपको उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। पहला हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से उनमें मुक्ति पाना, ठीक है। पहला पॉइंट होगा कि उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से क्या करना, उनमें मुक्ति पाना। दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को फलों फूलों तथा अन्य अंगों में जमा करना, फिर उसे अलग हो जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को फलों फूलों तथा अन्य अंगों में जमा करना और उनमें अलग हो जाना। तीसरा पॉइंट है लैटेक्स रेजिन टैनिन एवं अन्य पदार्थों पुराने ऊतकों में जमा करना, ठीक है। लैटेक्स रेजिन टैनिन एवं अन्य पदार्थ पुराने ऊतकों में जमा करना। अगला क्वेश्चन आपको है कि मूत्र बांधने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, ठीक है। मूत्र बांधने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मूत्र बांधने की मात्रा का नियमन उत्सर्जी पदार्थ के सांद्रण, जल की मात्रा, तंत्रिकीय आवेश तथा उत्सर्जी पदार्थ की प्रकृति द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव होता है कि जंतुओं में उत्सर्जी क्रिया फेफड़ों द्वारा त्वचा द्वारा एवं वृक्क द्वारा होता है, ठीक है।
जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया फेफड़ा द्वारा, त्वचा द्वारा एवं वृक्क द्वारा होता है। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब कि कोई भी शरीर में आपको काम लायक नहीं चाहिए तो उसको बाहर करने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन कैसे किया जाता है? फेफड़ा से ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, त्वचा से आपको पसीना वसीना निकाल कर बाहर करते हैं। वृक्क मतलब पेशाब के रास्ते से आपको जो भी गंदे पदार्थ रहते हैं उसको बाहर किया जाता है। दूसरा है कि उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से अनुपयोगी, हानिकारक एवं आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन होता है। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से अनुपयोगी, हानिकारक एवं आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन होता है। अगला पॉइंट आता है तीसरा में कि वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ठीक है, आपको पहले भी बताएं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को बहुत बार पूछा है कि वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या? नेफ्रॉन हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि मनुष्य में वृक्क एक ऐसा तंत्र का भाग है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, कहा है उत्सर्जन से संबंधित, उत्सर्जन का मतलब बाहर होना है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा होता है। देखिएगा, छठा पॉइंट है रुधिर को छानने की क्रिया बोमेन संपुट कहलाता है। ठीक है, बोमेन संपुट कहलाता है। आपसे पूछ सकता है कि रुधिर को छानने की क्रिया बोमेन संपुट होता है। ठीक है, सातवां नंबर है कि मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर यूरेथ्रा द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है, मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर यूरेथ्रा द्वारा निकाले जाते हैं। आठवां है कि केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रेडिया द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया नेफ्रेडिया द्वारा होता है। अगला है कि मानव प्राणियों में मूत्राशय में जमा रहता है। ठीक है, मानव प्राणियों में मूत्राशय में जमा रहता है, जिसको कहते हैं ब्लैडर में जमा रहता है। अगला पॉइंट है कि नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड एवं अमोनिया है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड एवं अमोनिया है। चौथा है रेजिन चीड़ के पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, रेजिन चीड़ के पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से पढ़ेंगे। तो वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा समय नहीं ली, और इस वीडियो में अच्छे से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नहीं देखें, ठीक है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके आगे को नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के पास।